सर, बहुत-बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसकी अवधि भी बढ़ी है और जैसा कि तीसरी बार मोदी जी ने जब शपथ ली थी, उस समय ये उन्हें बड़ा साफ संकेत दिया था कि वो इस बार बड़े और कड़े फैसले लेंगे। और सर, जब से मोदी जी विदेश से लौटे हैं, मतलब बिल्कुल चुपचाप हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो किसी बड़े काम में जुटे हुए हैं। इससे मोदी विरोधियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि मानसून सत्र में तो कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि जिस पर इन विपक्षी दलों को किसी तरह की कोई असुविधा हो, परेशानी हो या बहानेबाजी मिले। जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पिछले सत्र में लाया गया था, ऐसा कोई बड़ा और इस इंडी ग्रुप का भी और जो अ, अलग तरह की राजनीति इस देश में करते रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ होने जा रही है। मैं देख रहा था जो 8 विधेयक लाए जाने वाले हैं, उनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल है, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियोरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल है, आईआईएम संशोधन बिल है और इसके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल है, टैक्सेशन संशोधन बिल है, ये आईटी कर है, आईटी कर से संबंधित है। इसके अलावा जन विश्वास संशोधन बिल है, माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल है और करीब 7 या 8 बिल ऐसे हैं जो अभी पहले से लंबित पड़े हुए हैं। तो सरकार ये विधायी कार्य निपटाने की कोशिश करेगी। सरकार को पता था कि ये लोग बाज तो आएंगे नहीं, हंगामा तो करेंगे, पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश तो करेंगे और मुद्दे भी सब अब समझ में आ रहे हैं। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार उस चीज को दोहराना कि हमने मध्यस्थता कराई, परमाणु युद्ध को रोक दिया, ये सारे मुद्दे और कुछ इनके फैब्रिकेटेड मुद्दे, वो सब लेकर के ये पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश करेंगे। जो एक वातावरण बना है देश के भीतर भी और दुनिया में भी, और भारत ने जो मैसेज भेजा है पहलगाम जेनोसाइड के बाद, पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी, आस पड़ोस के देशों को भी, जिनमें चाइना भी शामिल है, कि अब भारत 1962 वाला भारत है नहीं। तो पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके चीन को भी एक मैसेज भेजा है कि ये पूरी तरीके से बदला हुआ भारत है और जो एक कन्वेंशनल वार होती थी पहले के ज़माने में, टैंकों से जमीन पर और महीनों महीनों चल रही है, जो अभी भी हम देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में 3 साल से ज़्यादा समय से ये वार चल रही है। उसका रूप स्वरूप थोड़ा अलग है और जो हमने किया है वो एक टारगेटेड सबक सिखाने वाला था, आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, और जो सेना हमारे नागरिक ठिकानों पर अटैक कर रही थी, उस पाकिस्तानी सेना को भी सबक सिखाने के लिए 9 और 10 तारीख की रात को जो किया। इससे पूरी दुनिया में एक भारत की साख बनी है, भारतीय मिलिट्री की, और भारत के पास जो अपने साजो सामान है खुद के, मेक इन इंडिया के द्वारा जो बनाए गए, जो हमारी आकाश मिसाइल है और जिसको हम कहते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, S-400 के बाद सबसे अचूक प्रहार करने वाली, और ब्रह्मोस वगैरह। अब तक करीब 19 देशों ने, जिनमें लैटिन अमेरिका के देश भी हैं, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है ब्रह्मोस में, और दूसरे हमारे स्वदेशी जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनमें। फिलीपींस ऑलरेडी हमसे ले चुकी है
और कुछ दूसरे और पूर्वी देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कुछ खाड़ी के देशों ने भी और कुछ यूरोपियन देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। तो अगले कुछ दिनों में इसके और नतीजे सामने आएँगे। लेकिन ये जो प्रशस्ति हो रही है भारत की, ये जो साख बढ़ी है और हमने 4 दिन के भीतर जो अपने आप को परमाणु संपन्न देश बता करके ब्लैकमेलिंग की मुद्रा में आ जाता था पाकिस्तान, उसको घुटनों पर लाया है। इससे हमारी सेना के कौशल और जो तकनीक में महारत हासिल की गई है और जो हमारे डीआरडीओ या हमारे जो दूसरे संस्थान हैं, उन्होंने जो एक विशेषज्ञता हासिल की है, उसका परिचायक भी है और बदले हुए भारत का ये प्रमाण भी है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिष्ठा बढ़ी है। हम जब ये सब बातें करते हैं तो हमें समानांतर रूप से ये भी देखना होगा कि 1947 से लेकर के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, विदेशों में किसका कितना मान सम्मान रहा है या किसको कितने सम्मान मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया समेत, जो उनका आखिरी दौरा था 5 देशों का, नामीबिया समेत अब तक 27 देश अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। और इन देशों में अमेरिका भी है, इन देशों में रूस भी है, इन देशों में खाड़ी के जो सबसे अमीर देश माने जाते हैं वो भी हैं। ये जो मोदी जी को सम्मान मिल रहा है, मैं एक और प्रोग्राम था जिसमें भी ये बात कह रहा था कि भाई जब सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर के इनको अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था, तब कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ये तो कूप मंडूक हैं, गुजरात के बाहर ये जानते क्या हैं, इनको विदेश नीति के बारे में तो एबीसीडी जानकारी नहीं है। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का कौशल और जिस तरीके से वो संतुलन साध रहे हैं, वो अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, वो रूस के साथ भी बनाए हुए हैं। वो रूस की यात्रा भी करते हैं मॉस्को की, वो यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा भी करते हैं। ऐसे विरले प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में अब देखने को कम ही मिलते हैं, जरा प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राष्ट्र प्रमुख। और ये जो सम्मान है, ये जो साख है, ये कोई रातों रात हासिल नहीं की जाती है। अपने 2014 से 2019 के बीच के कार्यकाल में भी, 2019 और 2024 के बीच के कार्यकाल में भी उन्होंने जिन जिन देशों की यात्राएं की हैं, वहां पर भारत की एक इज्जत बढ़ाई है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, तब हमने 160 से ज़्यादा देशों को तो लाखों की संख्या में जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी, वो मुफ्त में उनको भेंट की है और वो लाखों टीके गए हैं उन देशों में। तो उसकी वजह से भारत की और प्रतिष्ठा बढ़ी है, नरेंद्र मोदी की और ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो इनकी परेशानी ही एक्चुअल में ये है कि भाई जब 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब पूरी दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर हमारा स्थान क्या था, और आज इन 10-11 सालों के अंदर ही वो कितना और छलांगे मार करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर पहुंच गया, 11 से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर पहुंच गया और जल्दी ही वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है। अलग अलग मोर्चों पर गरीबों के लिए भी और दूसरे वर्गों के लिए भी जितना काम हुआ है, लोगों को पक्के घर बना करके दिए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, गैस कनेक्शन दिए हैं, शौचालय बनवाए हैं, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज दिया गया है। और ये तो
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने मान लिया है कि इन 11 सालों में करीब 27 करोड़ की आबादी भारत की गरीबी की रेखा से नीचे जो जीवन जी रही थी वो ऊपर आई है। तो इन लोगों को लगता है कि यार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लग रहा है, किसी तरह से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैदेशिक मोर्चे पर भी हम इनको घेर नहीं पा रहे हैं। तो इलाज क्या करें? और जब तक इनकी छवि खराब नहीं करेंगे, जब तक इनके खिलाफ हाय हल्ला नहीं करेंगे, तब तक शायद लोगों को जमेगा नहीं और इनसे मोहभंग नहीं होगा और हमारे पे विश्वास जमेगा नहीं। तो हमारी वापसी कैसे होगी? तो हालात ऐसे कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस की वापसी के लगभग दरवाजे बंद हो गए। तो जब जब पार्लियामेंट का सेशन आता है, तब तब कांग्रेस को लगता है कि ये एक मौका है जब आप पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी हल्ला काटो, जो नॉन इश्यूज हैं उनको भी इश्यूज बना करके जितने विपक्षी दल दो सत्रों के बीच में इनसे छिटक जाते हैं उनको फिर से इकट्ठा करो फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर और एकता का प्रदर्शन करके जो भी अगले विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, जैसे अभी बिहार में होने जा रहा है, फिर पश्चिम बंगाल में होगा, उसके बाद तो एक लंबी श्रृंखला है, असम में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, और उसके बाद फिर 6 राज्यों में, 5 राज्यों में एक साथ फरवरी 2027 में, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, और फिर साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने वाला है। तो ये एक पूरी श्रृंखला है। तो इन लोगों को लगता है कि जब जब भी संसद सत्र आए, सब इकट्ठे होकर के हुआ हुआ करो, आवाजें निकालो, तो शायद इससे कुछ लोगों में मैसेज जाए। पर ये वही टैक्टिस हैं जो ये 2014 से अपनाए हुए हैं और लगातार मुंह की खा रहे हैं। यानी जनता इनकी इस टैक्टिस को समझ चुकी है और इनको स्वीकार नहीं कर रही है। इसके बावजूद ये अगर उसी लाइन पर जाकर के फिर से आत्महत्या करना चाहते हैं, तो वो तो चाणक्य ने भी कहा है, ये तो कई विचारकों ने कहा है कि आपका दुश्मन अगर आत्महत्या करना चाह रहा है तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आप तो प्रोत्साहित करेंगे कि करो बेटा, शाबाश कर लो। तो ऐसा ही मोदी जी का है। जो मोदी जी की चुप्पी की बात आप कर रहे हो, तो मोदी जी बेवजह तो बोलते नहीं हैं, और जब मौका आता है तब बोलते हैं तो फिर ये लोग सुन नहीं पाते हैं, भाग खड़े होते हैं पार्लियामेंट से। मुझे लगता है कि इस बार भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिलेंगे। सर, मोहन भागवत जी ने अलग से इन्हें किलसने का मौका दे दिया है, यानी कि इनकी नज़र में उनका जो बयान है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, किनारे हो जाना चाहिए। तो इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि इन लोगों ने तो मतलब ये जो मोदी विरोधी लोग हैं, इन्होंने तो विदाई के गीत लिखने शुरू कर दिए हैं। तो पहले तो सोनिया गांधी को अपना पद छोड़ना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, 78 साल की हो जी। गई है। फिर हम्म। मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी 79 साल के हैं। शरद पवार तो 90 के लपेटे में जाने वाले हैं, उनको भी संन्यास लेना चाहिए। आपके विजयन भी उसी श्रेणी में आते हैं, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जिनको मोहन भागवत की बात मान लेनी चाहिए, और जितने भी 75 पार हो चुके हैं उन सबको अब अपने घर बैठना चाहिए। शरद पवार तो अभी भी घोड़ी से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, सेहरा किसी के दूसरे के सिर पर रखने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो उनके भतीजे उनका साथ छोड़ करके भाग गए कि ये तो और किसी को दूल्हा बनने ही नहीं देना चाहते, इस उम्र में भी ये घोड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे ही अलग अलग पार्टियों में तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को आप प्रवचन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी आयु क्या थी? 81 साल। क्यों थे वो 81 साल में भी अपने पद पर? तो उनको तो 75 के बाद प्रधानमंत्री ही नहीं बनना चाहिए था।
अटल जी की उम्र भी 75 से ज्यादा थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे। कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, एच डी देवगौड़ा भी उस श्रेणी में। इसके अलावा मोरारजी भाई 77 में जब इमरजेंसी उठने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, उनकी भी उम्र जो है वो शायद 78 या 79 के आसपास थी। क्यों बने प्रधानमंत्री? ये कोई क्राइटेरिया होता नहीं है। दूसरे ये इस तरह की बातें इसलिए चल रही हैं कि साहब मुरली मनोहर जोशी हों या यशवंत सिन्हा हों, जसवंत सिंह हों, एल के अडवाणी हों, उन सबको एक उम्र के बाद जो है मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था या उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए गए थे। तो आडवाणी जी तो मेरे विचार से जो लास्ट उनका टर्नओवर था अहमदाबाद से, वो तब 80 से ऊपर के थे। और मुरली मनोहर जोशी का भी जो लास्ट था वो 75 से ऊपर ही थे। कई ऐसे नेता अभी भी पार्लियामेंट में हैं जो 80 के लपेटे में या 80 से ऊपर हैं। शरद पवार का नाम मैंने लिया ही है। तो कई ऐसे लोग हैं अभी भी। लेकिन क्या आपका शरीर काम कर रहा है उस उम्र में? आपका मन ठीक से काम कर रहा है? आपके शरीर में वैसी चुस्ती है, दुरुस्ती है? आप कितना जनता के प्रति समर्पित भाव से काम कर पा रहे हैं? ये जरा देखने वाली बात होती है। अब ये लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, और जब अदालत में सुनवाई होती है और जब ये सवाल उठाए जाते हैं कि साहब इनको क्यों नहीं अंदर भेजा जा रहा है, ये कब तक जमानत पर बाहर रहेंगे, तो तुरंत स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर आ जाते हैं। उसके अलावा जब ये इस तरह के मामले नहीं होते हैं तो ये बैडमिंटन खेलते हुए पाए जाते हैं। तो ये जो ड्रामेबाजी इस देश में चल रही है और दोहरे मानदंड चल रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर और इससे पहले एज चीफ मिनिस्टर 13.5 साल गुजरात में दिन रात काम कर रहे हैं, कर अभी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कई बार अभी भी हम देखते हैं कि जब विदेश यात्रा पर रवाना होते हैं तो लगभग भागते हुए विमान की सीढ़ियां चढ़ते हैं। इसका मतलब उनका स्टेमिना, उनकी जो शारीरिक क्षमता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। उनको कभी किसी कार्यक्रम में मैंने ऊँघते हुए नहीं देखा, जम्भाई लेते हुए नहीं देखा। उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई थकावट नहीं देखने को मिली, कोई बीमारी उनको हो ऐसा भी आभास नहीं हुआ है। तो जी, फिर जी। आप क्यों उनको रिटायर करने पर आमादा है? एक ही कारण समझ में आता है कि वो एक ऐसी दीवार बन के खड़े हो गए इनके सामने कि इनको लगता है कि यार ये आदमी जब तक रहेगा इस पद पर, तब तक हमारे लिए कोई चांस नहीं है वापसी का। तो इसलिए कभी 75 का, कभी दूसरे कारणों का हवाला दे करके उनको घर भेजने की जल्दी में हैं ये सब के सब। जहाँ तक मोहन भागवत के बयान का प्रश्न है, मोहन भागवत को इस पद पर रहते हुए 1.5 दशक से अधिक का समय हो चुका है, और मोहन भागवत ने विशुद्ध रूप से ये बात अपने लिए कही है। उन्होंने मोरोपंत पिंगले के बारे में एक दृष्टांत देते हुए कहा था कि जब वो 75 के हो रहे थे तो उनके सम्मान में एक कार्यक्रम किया गया। बहुत ही विनोदी स्वभाव के थे, और उन्होंने कहा कि जब आप 75 में पहुंच जाएं और कोई आपको फूलों का गुलदस्ता भेंट करे और आपके प्रति आभार व्यक्त करने लगे कि आपने बहुत सेवाएं दी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके आराम करने का समय है। वो संकेत दिया जा रहा है कि भाई आप रेस्ट करें, दूसरों को मौका दें। तो मोहन भागवत ने विशुद्ध रूप से ही अपने ऊपर बात कही थी कि भाई अब मेरा समय हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं अब संघ में जो इस भूमिका में आकर के राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें। संघ के बारे में सबको पता है कि संघ कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप करता नहीं है, और कम से कम जब से प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी आए हैं तब से तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। जो भी राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं वो
पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसके शीर्ष नेतृत्व के बारे में लिए जा रहे हैं। क्योंकि संघ जो है वो एक पितृ भूमिका में है और उसके बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी है। तो कई बार जब बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो संघ से परामर्श जरूर किया जाता है और वो हमेशा होता रहा है, हर एक कार्यकाल में होता रहा है, चाहे कोई भी शीर्ष पद पर रहा हो बीजेपी में। बस उतनी भूमिका संघ की है, उसके विचार जान लिए जाते हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का इन दिनों एक प्रक्रिया चल रही है जी। तो उसमें भी जिन नामों पर चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में संघ से एक परामर्श होगा और जिन नामों पर उनकी रहेगी रजामंदी, सहमति या जिसमें वो कहेंगे कि हाँ ये नाम ठीक लग रहे हैं, ये हर लिहाज से ठीक रहेंगे, उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बस इतनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में वार्तालाप की होती है। अब संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये ऐसे लोग अगर उसको हवा दे, उसको मुद्दा बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेशर में लेने की कोशिश करें कि भाई बहुत हो गया, अब 17 सितंबर को आप 75 के होने जा रहे हैं, अब आप घर बैठो, ताकि कोई नितिन गडकरी, कोई दूसरा आदमी आए और फिर हमारा काम आसान हो जाए, फिर आसानी से हम उसको मात दे सकें, एक परसेप्शन क्रिएट करें और उस पर जो है नृत्य करना शुरू करें और देश की जनता को समझाएं कि भाई अब आप हमें चुन लो, इन्होंने तो देश का ये कर दिया, इन्होंने तो देश का वो कर दिया। मोदी ये मौका दे नहीं रहे इनको, क्योंकि कहीं भी जाते हैं, किसी भी सभा में जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, किसी भी मीडिया संस्थान में वो किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहां जाकर के मूल विषय पर आने से पहले वो बड़ी चतुराई के साथ में 2014 से पहले के भारत का नक्शा खींचते हैं और 2014 से 2025 के बीच में क्या बदलाव आए हैं ये पूरे देश को बताते हैं उस प्रसारण में, और इन्होंने क्या क्या काम किए हैं उसका पूरा बखान करके तब वो मूल विषय पर आते हैं। ये जो विशेषता है ये बहुत कम लीडरशिप में होती है, लेकिन मोदी इसको बार बार रिपीट करके पूरी देश की जनता को बताते हैं कि हमने क्या आमूल चूल बदलाव किए हैं देश में और कैसे इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। तो ये दुखी हो चुके हैं मोदी साहब, बहुत बुरी तरीके से फेडअप हो चुके हैं। बस इतना ही है कि ये माइक पर आकर के, कैमरों पर आकर के गालियां नहीं निकाल रहे मोटी मोटी, बाकी सारे काम ये कर चुके। तो जितना ये स्यापा हम देख रहे हैं ना मोहन भागवत के कहने के बाद, ये सारा इनकी हताशा, निराशा और कुंठा को प्रदर्शित करता है। सही कह रहे हैं सर, भागवत जी की तो ये इंटेंशन भी नहीं थी जो इन्होंने बना ली, क्योंकि दिमाग में वो चीज है। विपक्ष की नजर भारत की विदेश नीति में क्यों लगी हुई है? कभी कहते हैं कितने जेट गिरे हैं, कभी इन्हें जयशंकर जी का चीन जाना कर रहा है। आई मीन अगर चीन से रिलेशनशिप सुधर रही है तो कांग्रेस को क्यों कर रही है? इन्हें क्या दिक्कत है? मतलब ये सब और चीजें अच्छी, मोदी जी की लीडरशिप में हो रही है, ये प्रॉब्लम है इनकी सर। ये तो हम जानते हैं कि चीन हमारा दुश्मन देश है। हम ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे राष्ट्र प्रमुख हैं जो भारत की विकास यात्रा को पसंद नहीं कर रहे हैं, उभार को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या उन सब की आंखें फोड़ सकते हैं हम? उन सब से क्या नाता तोड़ सकते हैं हम? हमें पता है कि जब 4 दिन का युद्ध हो रहा था तो चीन की कारस्तानियां क्या थी, या टर्की की कारस्तानियां क्या थी, या अजरबैजान की भूमिका क्या थी। पर क्या हम पूरी दुनिया से विमुख होकर के उनकी तरफ से कमर फेर करके, मुंह फेर करके बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। और चीन के साथ तो हमारा आर्थिक व्यापार बहुत बड़े स्केल पर इस समय चल रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम चीन से लेते हैं, वो चीजें अगर हम चीन से ना लें, अब जैसे रेयर अर्थ वाला मामला है, लिथियम वाला मामला है, लिथियम का सबसे बड़ा अगर कोई कारोबारी इस समय दुनिया में है तो वो चीन ही है।
जिस दिन चीन लिथियम का, रेयर अर्थ का व्यापार करना बंद कर देगा, सप्लाई करना बंद कर देगा, इस दुनिया की 80% जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो ठप पड़ करके रह जाएंगी। ठीक है, अभी 5 देशों की यात्रा में अर्जेंटीना और घाना के साथ जो हमारे समझौते हुए हैं उसमें लिथियम और रेयर अर्थ पर भी समझौते हो गए हैं, लेकिन उनको स्ट्रीमलाइन होने में और उसकी सप्लाई भारत में आने में समय लगता है। ये चीजें रातों रात नहीं होती हैं। तो लेकिन ठीक है, हमने पता है कि चीन की भूमिका क्या है। हमें ये भी पता है कि चीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में और सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से पाकिस्तान के चहेते आतंकवादियों को बचाता है और भारत की कार्रवाइयों को कुंद करता है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके चलते आपको कुछ देशों की ये जो विश्वासघात वाली नीतियां होती हैं उनको कई बार नज़रअंदाज करके मित्रता दिखानी पड़ती है। जहां सख्ती की जरूरत होती है वहां सख्ती भी की जाती है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले जब एससीओ समिट में राजनाथ सिंह गए थे, डिफेंस मिनिस्टर्स की जब चीन में मीटिंग हो रही थी, जी, तब जी। राजनाथ सिंह ने उस दस्तावेज पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था जिसमें पहलगाम के जेनोसाइड का जिक्र नहीं था और बलूचिस्तान का जिक्र था। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां आईना भी दिखाते हैं उन देशों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदेश नीति को पलीता लगा दें। विदेश नीति और कूटनीति का मतलब ही ये होता है कि बहुत सारी चीजों को कई बार आपको नजरअंदाज करना होता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां आक्रामकता दिखानी पड़ती है, जहां जरूरत पड़ती है वहां संतुलन साधना पड़ता है। लेकिन जिनसे आपके लेने देने के रिश्ते हैं और जिनके बिना अभी आपका काम नहीं चल रहा है, उनसे रिश्ते भी बना करके चलना होता है। बाकी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा है, वो राहुल गांधी को कितनी समझ है मुद्दों की, इसके जी, बारे में जी। अरुण जेटली ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया था, इनके मुंह पर कह दिया था कि ये ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको किसी विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सही कहा आपने सर, आपने मेरे लिए निकाला और मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे आपने जानकारी दी सर। थैंक्स अ लॉट। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के थैंक यू। लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।